Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. The first article is important because यहाँ बात की जा रही है जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके बारे में स्पेशली हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा एंड द डेटा लोकलाइजेशन। ये पूरा आर्टिकल हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर आर्टिकल में स्टार्टिंग किस बारे में बात की जा रही है। देखिए, आज की डेट में जब आप बात करते हो तो टेक्नोलॉजी इमर्ज होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हर टेक्नोलॉजी के पीछे कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक डेटा का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। और डेटा के साथ सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर हमें एक देखने मिलती है विच इज़ दी हैकिंग थिंग। आपको याद होगा जब हम कोविड-19 की यहाँ पर बात करते हैं, कोविड-19 के टाइम इंटायर जो मुंबई था, मुंबई का पूरा सर्वर यहाँ पर डाउन हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी कट आपको देखने मिले थे। इसी के साथ एम्स का आपको सिचुएशन याद होगी जहाँ पर जो डेटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था। ना तो क्वेश्चंस कम कि जब बात की जाती है कि इस तरीके की इश्यूज़ की तो सबसे बड़े चैलेंजेस हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, एज़ पर दी ऑथर जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में वो है पॉलिटिकल थ्योरीज़। एक नेशन स्टेट का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि भाई ये टेरिटरी है, ये बाउंड्री है, वो आज की डेट में जब डेटा की बात आती है वो पूरी तरीके से ख़त्म होती हुई नज़र आती है। देखिए, यहाँ पर कोई नेशन स्टेट जोग्राफिकल यूनिट आपको नहीं देखने मिलेगा। जो सिटीजन्स यहाँ पर रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चेंजेस से यहाँ पर गुजर रहे हैं जब टेक्नोलॉजी की बात आती है। हालांकि जब आप जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ की बात करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं एक फिज़िकल मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। लेकिन जब साइबर अटैक्स जैसी सिचुएशन की बात आती है तो वहाँ पे नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, एक फिज़िकल बाउंड्री का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरा चैलेंज हमें क्या देखने के लिए मिलता है, दूसरा आर्टिकल में बात कर रहे हैं विच इज़ द जोग्राफिकल बेस्ड रूल्स दे आर नो लॉन्गर ईजी एनफोर्सेबल। देखिए, क्या होता है, हर कंट्री ने अपना एक लॉ बना लिया कि भाई चलिए ये हमारा साइबर सिक्योरिटी या साइबर अटैक्स को लेकर लॉ है। लेकिन व्हाट इफ़ ए कंट्री यहाँ पर है और ए कंट्री में बैठे कुछ लोग कुछ नटोरियस एक्टिविटी बी कंट्री में कर देते हैं। अभी ए कंट्री में लोगों ने जो काम किया है बी कंट्री में सपोज कोई लॉ नहीं है, या जो लॉ है वो सिर्फ उसके सिटीजन से डील करने के लिए है, देन हाउ दे गोना पनिश दोज पीपल। सो आप देखिए, यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं डेटा ब्रीचिंग की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो आज की डेट में जो जोग्राफिकल बॉर्डर है वो ख़त्म होती हुई हमें नज़र आ रही है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी इज़ वे टू डिफरेंट दैन दी जोग्राफिकल रियलिटी रिजल्टेड इनटू जैसे जैसे हाई टेक्नोलॉजी की साइड आप मूव करते जाएंगे, आप बॉर्डर्स के थ्रू यहाँ पर मूव करते जाएंगे, आप देखेंगे कि वर्ल्ड में एक ऐसा वेब यहाँ पर बना हुआ है, एक ऐसा जाल यहाँ पर बिछा हुआ है जहाँ पर पूरा का पूरा जो डेटा है वो जोग्राफिकल बॉर्डर के बाहर हमें दिखाई देने लगा है। विच मीन्स नाउ जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा कि सिर्फ फिज़िकल बाउंड्री ही नहीं, हमें जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन सेट करने की ज़रूरत है, एक ऐसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर या जुडिशरी की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ जो किसी भी फिज़िकल बॉर्डर को सिर्फ ना टैकल करते हुए एक यूनिवर्सल नेचर को यहाँ पर लेकर चले। थर्ड और सबसे ज़्यादा इमर्जिंग जो प्रॉब्लम है वो है नई नई टेक्नोलॉजीज़ का आना, जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट को लेकर आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि वो एक डिसेबिलिटी को यहाँ पर फेस कर रही है। विच मीन्स आज बहुत सारे ऐसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हमारे सामने हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इलेजिटिमेट इस तरीके की गवर्नमेंट स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस को चला रहे हैं जहाँ पे डेटा को क्या किया जा रहा है, कैप्चर किया जा रहा है और लोगों की जो सिक्योरिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। इनफैक्ट आप देख लीजिए, चाइना ही एक इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने मिल जाता है जहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी बनी हुई है। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि क्या आपको कॉम्प्लेक्सिटी क्या देखने मिल रही है। देखिए, आप अगर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो इकोनॉमिकल वैल्यू की अगर आप बात करें
तो दुनिया की 5 सबसे बड़ी टेक जाइंट्स अगर आप बात करेंगे, जैसे जिसमें आ जाता है गूगल, अमेज़न, फेसबुक, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट। ये पूरा का पूरा जर्मन जीडीपी को अगर आप देख लेंगे तो उसको भी दबा देंगी, इतना बड़ा मार्केट कैप है इनका। विच मीन्स यहाँ पर जो डेटा का स्टोरेज है वो इनके पास ज़्यादा है, यहाँ पर बायसनेस हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसको कुछ यूँ समझिए, आज आप और हम बात कर रहे हैं, या अगर मैं ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप किस प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं? यू जस्ट टेल मी वन पर्सन जो इन 5 में से किसी भी एप्लीकेशन या इनकी सब एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर रहा है। येस, यू आर यूजिंग यूट्यूब, ठीक है, यू आर यूजिंग फेसबुक, यू आर यूजिंग एप्पल, यू आर यूजिंग अमेजोन टू ऑर्डरिंग एनीथिंग, विच मीन्स जो डेटा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब जो भी कंपनीज़ हैं वो क्यों नहीं चाहेंगी कि डेटा का लोकलाइजेशन हो? देखिए, मान के चलिए एक नई कंपनी आती है और उसने एक नया कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, सपोज उसने बना दिया कि एक नए तरीके का मोबाइल बना दिया। नाउ व्हाट दिस कंपनी विल डू, ये सर्च करेगी कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके की या इस तरीके के मोबाइल देखने के इच्छुक हैं। रिजल्टेड इनटू व्हाट, उनका डेटा यहाँ पर ब्रीच होकर इस कंपनी तक पहुँच पाएगा, और फाइनली उस पर्टिकुलर यूज़र के विंडो पर जो स्पेसिफिक उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो डेटा है वो बार बार एडवर्टीजमेंट के फॉर्म में दिखाया जाएगा। अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है? इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेटा लोकलाइजेशन की। देखिए, इंडिया के पास आज के डेट में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पर इंडिया के जितना भी जो डेटा है, जो उसके यूज़र्स जितनी भी चीज़ें कर रहे हो उसको हम स्टोर कर पाएँ। हम ऑफ बाउंड्रीज इन्हें स्टोर कर रहे हैं, दूसरी जगहों पर इसके सर्वर्स बने हुए हैं जहाँ पर हमें सेव करना पड़ रहा है। नाउ अगर वहाँ पर किसी भी तरीके का हमारा डेटा ब्रीच हो जाता है तो इंडिया में बनाया हुआ कोई भी लॉ वहाँ पर काम नहीं करेगा, एंड फॉर दैट वी नीड डेटा लोकलाइजेशन। सो डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर फिजिकल स्टोरेज किया जाता है डेटा का, कहाँ पर? नेशन की बाउंड्री के अंदर, मतलब किसी दूसरी कंट्री में आप अपना डेटा स्टोर ना कर कर अपनी ही कंट्री में इसका स्टोरेज कर रहे हैं, जहाँ इसको प्रोसेस किया जाएगा लोकल लेवल पर, कंट्री की बॉर्डर के अंदर, और जितने भी लॉज हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए वो इसके ऊपर यहाँ पर लागू होंगे। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे अगर हम बात करें तो डेटा लोकलाइजेशन का कंट्रोल आपको अपने स्वयं के डेटा पर देखने के लिए मिलता है। जो किसी भी कंट्री को आप देखें, उसके जो यूज़र्स हैं, उसके जो लोग हैं, उनकी प्राइवेसी के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक अगर कोई खतरा आ जाता है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड प्रोवाइड कर देता है। ऑलराइट, अब एक और सवाल आ जाता है कि एडवांटेजेस क्या हैं डेटा लोकलाइजेशन के। अच्छा, इसके आगे बढ़ने के पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे कि डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स के लिए इंडिया में श्री कृष्णा कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसने डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में भी बात करी है और डेटा लोकलाइजेशन के बारे में भी बात करी है। सबसे पहले प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड सोवरेनिटी। देखिए, लोगों को जो सिटीजन्स हैं उनके डेटा को सिक्योर करना स्टेट का काम है, कंट्री का काम है। वहीं जब लोगों का डेटा सुरक्षित होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे सिटीजन से यहाँ पर आपको नेशन दिखाई देगा, तो लोगों का अगर डेटा सिक्योर होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक स्टेट है, जो एक पूरा नेशन है, उसका जो डेटा है, उसकी जो सोवरेनिटी है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर किसी भी तरीके का फॉरेन सर्विलेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो सबसे बड़ा इंटेंशन है बिहाइंड दिस डेटा लोकलाइजेशन, इसका मतलब है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, चाहे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, कंट्री के सिटीजन्स की, जो उसके रेसिडेंट हैं, उनकी सुरक्षा करना किससे? फॉरेन नेशनल से। दूसरी बात करें मॉनिटरिंग ऑफ लॉज एंड अकाउंटेबिलिटी। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सपोज कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इंडियन लॉ दूसरी कंट्री में काम नहीं करेगा। ऐसे केस में आप कैसे अपने सिटीजन्स को ट्रांसपेरेंसी दे पाएंगे? यहाँ पर आप देखेंगे जो अकाउंटेबिलिटी है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है गूगल, फेसबुक एक्सेट्रा, जो कि क्या करते हैं? डेटा का यूज़ करते हैं। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने के लिए भी हमें क्या आवश्यक है? एक डेटा लोकलाइजेशन की आवश्यकता है।
नेक्स्ट इज द ईज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी को अगर कोई खतरा होता है और किसी भी तरीके को कोई जानकारी होती है तो इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंडियन एनफोर्समेंट एजेंसी जो कि जिसको नीड होती है कि वो किसके ऊपर वर्क करती है, MLATS, विच इज़ दी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटीज टू ऑब्टेन एक्सेस टू डाटा। अब MLATs क्या होते हैं, एक तरीके के एग्रीमेंट होते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, इसको भी बता देती हूँ। एक तरीके के एग्रीमेंट होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, जहाँ पे फैसिलिटेट किया जाता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे उसका रिलेशन इन्वेस्टिगेशन से हो कंट्रीज़ के। तो इंडिया की अगर आप बात करें, इंडिया ने साइन किया हुआ है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी विद दी 45 कंट्रीज़। तो ईज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट इज द जुरिस्डिक्शन एंड द रिडक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, मान के चलिए अगर लोकल गवर्नमेंट है तो रेगुलेटरी आपके पास आसान हो जाती है, बहुत आसानी से जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिल जाएगी। बट अगर कहीं दूसरी कंट्री में ये सब है तो जुरिस्डिक्शन की प्रॉब्लम है और कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमिक आस्पेक्ट। तो देखिए, डेटा अगर आपके पास होगा तो एक डेटा इंडस्ट्री यहाँ पर बन के नज़र आएगी। डेटा इंडस्ट्री यहाँ पर बन के नज़र आएगी, विच मीन्स यू विल सी कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी सो दैट दे कैन गो एंड दे कैन वर्क देयर। सो यहाँ पर इंडिया का एक जो कॉम्पिटिटिव एज है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, डेटा एनालिसिस का सेक्टर यहाँ पर बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको देखने मिलेगा, एंड बाय डिफ़ॉल्ट आप देखिए सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। साथ ही साथ ये एक पॉइंट है जो इस न्यूज़ से रिलेट कर रहा है, लेकिन पुरानी न्यूज़ हो जाती है। ये लगभग 2019 की न्यूज़ है, जहाँ पे G20 की जो ओसाका समिट हुई थी, इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था साइन करने से ऑन फ्री फ्लो ऑफ डेटा अक्रॉस दी बॉर्डर। So this is a high time where what India needs is the data localization. So चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे बात की जा रही है सीइंग इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन थ्रू इट्स स्टेट। स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हुए हमें देखना है कि इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जो इंडिया के गोल है वो कैसे हैं। देखिए, अपकमिंग G20 फोरम हो रही है, इंडिया प्लान कर रहा है प्रपोज करने के लिए मल्टीपल एनर्जी पाथवे अप्रोच, ताकि अकोमोडेट किया जा सके डाइवर कॉन्टेक्स्ट को, डेवलपमेंट को अक्रॉस दी कंट्री। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का ग्लोबल क्लाइमेट प्लेज आप देखेंगे तो वो है 50% नॉन फॉसिल फ्यूल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इंडिया करेगा, और जो जनरेशन होगा, ये जो कैपेसिटी है यहाँ पर, इसको 2030 तक करने की बात की जा रही है। साथ ही इंडिया कमिटेड है कि वो 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशन के थ्रू तरफ आगे बढ़ जाएगा। अब ये चीज़ें कब होंगी, जब आप डोमेस्टिक एनर्जी टारगेट और नेशनल लेवल को मीट कर पाएंगे। जब आप किसके लिए काम करेंगे, जब आप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करेंगे, तभी जो इंडिया के गोल है इस पे आगे बढ़ा जा सकता है। सो इंडिया के अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो 2022 के जो टारगेट है दैट इज़ फॉर 175 गीगावाट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ऑफर की जाती है अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी से, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिमार्केबल प्रेजेंटेशन आपको देखने मिलेगा गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान से। यहाँ पर इन्होंने अपनी जो इंडिविजुअल टारगेट है इसको कवर कर लिया है। हालांकि अबाउट 80% ऑफ द करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इज कन्फाइंड टू 6 स्टेट इन द वेस्ट एंड द साउथ इंडिया ओनली, साउथ ऑफ इंडिया बेसिकली। आगे अगर हम बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है इस तरीके का, देखिए एक रियलाइजेशन हमें हो जाता है कि जिस गोल की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ अलाइनमेंट हमें कैसे देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पर PM कुसुम को मैं यहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ, आप सिर्फ अभी से याद रखेंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो हमें एक लेगेसी इशू जो है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कि हमें लॉस कितना हो रहा है, हमारे पास जो अनरिलायबल सप्लाई है, सर्विस क्वालिटी है, उसको भी यहाँ पर स्टेट लेवल पर एड्रेस किया जा सकता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टेट्स एक तरीके की लेबोरेटरी होती हैं पॉलिसी इनोवेशंस के लिए, जहां पर जो इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सो अर्ली इनिशिएटिव जो गुजरात और राजस्थान ने लिया था सोलर, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने विंड एनर्जी के ऊपर जो लिया था, इन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है नेशन के रिन्यूएबल एनर्जी में। तो एक तरीके की लेबोरेटरीज होती हैं ये स्टेट्स, जहां पर अलग अलग तरीके के जो प्लान्स हैं इनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स कि इंडिया का अपना खुद का रोल क्या देखने के लिए हमें मिल जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पर पीएम कुसुम, इसके अलावा कुछ और भी स्कीम्स हैं जिनका जिक्र यहाँ किया गया, उसे हम समझते हैं। चलिए, करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट अगर आप देखेंगे 2020 की, वर्ल्ड मैप ऑफ कंट्री में यहाँ पर दिखाया गया है कि पहली बार जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें इंडिया का रोल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, REN21 विच इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी नेटवर्क फॉर द 21st सेंचुरी पब्लिश किया गया है, जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इंडिया का रोल दिखाई दे रहा है। ऑल्सो इंडिया वॉज द थर्ड प्लेस बिहाइंड चाइना रशिया इन टर्म्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021। साथ ही इंडिया की अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड की सब थर्ड बिगेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बन जाती है विद दी 136 गीगावाट आउट ऑफ 373 गीगावाट ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी इन 2021, और जो कहाँ से आ रही है, रिन्यूएबल सोर्सेज से हमें देखने के लिए मिल रही है। साथ ही इंडिया की बात करें तो ये रैंक कर रही है 5th फॉर द इंस्टॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी एज ऑफ 31 मार्च 2020। इंडिया की इंस्टॉल यूटिलिटी की अगर हम बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी वगैरह में आपको अलग अलग रोल्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, जिसका कुछ डेटा आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी किस तरीके से हमें शेप करिए, तो आप देखिए सोलर एनर्जी का इनपुट देखिए, इंडिया का जो आप देखेंगे इटसेल्फ ऑफ 175 गीगावाट इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो 2022 में है, वो हमें कहाँ से देखने मिला, सोलर एनर्जी से देखने मिला। वहीं अगर हम बात करें तो रूफटॉप सोलर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। आप विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में 37.7 गीगावाट का रोल इंडिया की तरफ से देखने मिला है। बायोमास एनर्जी की बात करें तो बायोमास एनर्जी में भी इंडिया ने बहुत अच्छा किया है। सो इंडिया इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्सेल्फ। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए, इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो नेट ज़ीरो एमिशन पे जाएगी 2070 तक, जहाँ पर इंक्रीज़ करना होगा नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को टू 500 गीगावाट बाय 2030 इटसेल्फ। दैट मीन्स हमें मीट करना होगा 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। ओके, सो हमारा जो सबसे बड़ा फोकस है वो कहाँ पर होना चाहिए आज की डेट में, हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम बात करने वाले हैं सोलर एनर्जी की, हम बात कर रहे हैं विंड एनर्जी की, हम बात कर रहे हैं हाइड्रो एनर्जी की, हम बात कर रहे हैं टाइडल एनर्जी की, हम बात कर रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी की, और हम बात कर रहे हैं बायोमास एनर्जी के बारे में। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस कम कि गवर्नमेंट के क्या कुछ इनिशिएटिव हैं या व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ डूइंग। तो देखिए 2019 में इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो क्या करेगा, अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा 450 गीगावाट बाय 2030। साथ ही इंडिया पहला ऐसा नेशन बन जाता है दुनिया में जिसने इस्टेब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, आज की डेट में जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, जिसको 1992 में बनाया गया था। साथ ही द सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के रूप में बनाया गया ताकि हम सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इंडिया में कर सकें। साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए इंडिया ने अपने आप को डेडिकेट किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर, जहाँ पर आप देखेंगे 121 नेशंस आपको देखने मिलेंगे, ऐसे ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक नेशंस आपको देखने मिलेंगे जहाँ पर सन सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। ये जो प्रपोज़ल है ये इंडिया का यहाँ पर प्रपोज़ल था, जिसका मेन गोल था कि जो सोलर एनर्जी है
उसका यहाँ पर यूज़ किया जा सके, क्योंकि जब आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में जाएंगे तो आपको हमेशा एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव होती है। वहीं अगर हम बात करें तो बायोमास बेस्ड फ्यूल्स हम यहाँ पर बनाने की बात कर रहे हैं, हम कन्वेंशनल बायोमासेस की बात कर रहे हैं, साथ ही हम सीएनजी कार्स के प्रमोशन के लिए बात कर रहे हैं, आप एथेनॉल के प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आपको याद होगा कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। इंडिया इज़ ऑल्सो सपोर्टिंग अ स्कीम कॉल्ड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विच इज़ द PLI स्कीम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, जहाँ पर क्या किया जाएगा, जो प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल का, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू किया जा रहा है तो वहाँ पर इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट PM कुसुम, जहाँ पर फार्मर्स इन द नेशंस आर एनकरेज टू बिल्ड सोलर पम्प्स, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स और दूसरे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसको यहाँ पर प्रमोट करने के लिए PM कुसुम को लाया गया है। सृष्टि, जो कि एक प्रोग्राम है जहाँ पर सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है, ताकि इंडिया में सोलर ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सके, साथ ही कंट्री को बेनिफिट किया जा सके फाइनेंशियल इंसेंटिव के थ्रू, और जितने भी लोग सोलर पावर प्लांट, रूफटॉप पावर प्लांट के लिए मूव कर रहे हैं उनको इंसेंटिव के थ्रू यहाँ पर प्रमोशंस दिया जा सके। सो दीज आर द फ्यू ऑफ द मिशंस जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। इसी के साथ आप पढ़ लेंगे GEC के बारे में, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। साथ ही आप सौभाग्य स्कीम, जिसे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के नाम से भी जाना जाता है, आप इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस मैंने आपको बता दिया। अलॉन्ग विथ दैट यू विल रीड अबाउट द फास्टर अडॉप्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल which is known as the FAME. So these are the few things जो आपको एडिशनली इस टॉपिक के साथ पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर इंडिया और जर्मनी अपने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इंडिया एंड जर्मनी डिस्कस द प्रोग्रेस ऑफ द डील ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ द 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन्स, जिन्हें हम प्रोजेक्ट 75 के अंदर काउंट करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट 75 के बारे में। देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है, अगर आपको याद होगा तो इसके बैकग्राउंड के बात में बात करें तो इंडियन नेवी का P75-1 सबमरीन प्रोजेक्ट, इसे यहाँ पर लिस्ट किया गया था बाय द इंडियन नेवी, जहाँ पर इंडिजीनियसली सबमरीन कंस्ट्रक्शन को प्लान किया गया था और इसको अप्रूव किया गया था बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ऑन 13 जुलाई 1999। सो ये प्लान है जो एनविसेज करेगा कंस्ट्रक्शंस अलग अलग टाइप की सबमरीन्स के बारे में, इंडिजीनियसली इनको बिल्ड करने के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो यही प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं, ये प्रोजेक्ट लगभग 2 पार्ट्स में आपको दिखाई देता है। ठीक है, प्रोजेक्ट 1 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फेज यहाँ पर बात करता है 24 सबमरीन्स बनाने के बारे में। नेक्स्ट फेज में अगर हम बात करेंगे तो प्रोजेक्ट 75-1, जहाँ पर बात की जा रही है 6 सबमरीन्स को बनाने के लिए फ्रॉम द ईस्टर्न डिज़ाइन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट 75-1 की अगर हम बात करें तो इसे अप्रूव किया गया था 2007 में, जो कि इंडियन नेवी का एक प्रोजेक्ट है। अगेन इंडिजीनियसली मेड सबमरीन्स बनाने की बात कर रहा है। आज की डेट में इट विल बी द फर्स्ट अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल, जिसको प्रोमोगलेट किया गया है 2017 में, ताकि इंडिया का जो इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चर है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। सिग्निफिकेंस अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट ना ही केवल मदद करेगा इंडिया की जो कोर सबमरीन्स या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ है उसको इन्हांस करने के लिए, बल्कि जो मैन्युफैक्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, MSME सेक्टर है उसको बिल्ड करने में, उसको डेवलप करने में और आर्म फोर्स को इन्हांस करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाला है। साथ ही ये प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा मेक इन इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए और इंडो पैसिफिक के लिए। जब हम प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया 1999 की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इसको यहाँ पर मंजूरी दी थी। P75 इंडिया,
75 का मतलब है इंडिया को सफल बनाना, जिसके अंदर आप जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, कालवेरी क्लास की तरह जो डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स हैं, उनका यहाँ पर मझगांव डॉक लिमिटेड के अंदर यहाँ पर इनको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इसमें से 24 पनडुब्बियाँ बनने वाली हैं, आप सबमरीन से यहाँ पर बनने वाली हैं बेसिकली, जिसमें से 6 आपको कैसे दिखाई देंगी, जो परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी से रन करने वाली हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो अभी तक इस प्रोजेक्ट के पहले भारत में केवल और केवल एक ही न्यूक्लियर सबमरीन विच इज़ दी INS अरिहंत हमारे पास थी। फिर INS अरिघट, एक और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हमें यहाँ पर देखने मिली, जिसे बाद में कमीशन किया गया है। INS चक्रा, जिसे हमने रूस से लीज पर लिया गया था, ये भी इस तरीके की एक सबमरीन है। अभी तक प्रोजेक्ट 75 में जो 6 सबमरीन्स हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। जो फर्स्ट सबमरीन है जिसे कमीशन किया गया था, इट वाज द INS कालवेरी। ठीक है, 2015 में इसको डिलीवर कर दिया गया था। नेक्स्ट INS खांडेरी, INS करांच, INS वेला एंड INS वगीर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। एंड लास्टली इज द INS वाक्षीर। ठीक है, सो ये था प्रोजेक्ट 75। और प्रोजेक्ट 75 के अंदर जो 24 सबमरीन है उनमें से 6 जो आपकी कन्वेंशनल स्कॉर्पियन क्लास अटैक न्यूक्लियर पावर इक्विप्ड सबमरीन्स आपको देखने मिल रही हैं। उनके नाम क्या हैं? INS कालवेरी, INS खांडेरी, INS करंज, वेला, वगीर एंड दी वाक्षीर। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 508 डिस्ट्रिक्ट कंट्रीज फाइनली इंडिया में मैनुअल स्कैवेंजिंग से फ्री हो गई हैं। ये रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। एक पास्ट फ्यू डेज में अगर देखा जाए तो मैनुअल स्कैवेंजिंग के जो केसेस है कंट्री में वो हमें घटते हुए नज़र आ रहे हैं। ये डेटा रिलीज़ किया गया है ऑन अ बुकलेट बाय द मिनिस्ट्री, जहां पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग जगह से डेटा कलेक्ट करके सोशल जस्टिस जो मिनिस्ट्री है, एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, इन्होंने अलग अलग जगह से लगभग 766 डिस्ट्रिक्ट से डेटा कलेक्ट करके फाइनली ये बताया है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उससे लगभग आज की डेट में 508 डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली फ्री हो चुकी हैं। देखिए सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर ये मैनुअल स्कैवेंजिंग होता क्या है। देखिए जब हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम द पब्लिक स्ट्रीट एंड ड्राई लैट्रिन्स, क्लीनिंग सेप्टिक टैंक्स, गटर एंड सीवर्स। इंडिया ने बैन कर दिया है इस प्रैक्टिस को। कब बैन किया है इंडिया ने? PEMSR 2013 का एक एक्ट लाकर, जिसका मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। ये एक्ट बैन करता है किसी भी व्यक्ति को कि उसको फोर्स किया जाए, उसको किसी भी प्रकार की चीज़ों को, अगर कोई जानवर मर गया है या कोई एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, उसको डिस्पोज करने के लिए अगर मजबूर किया जाता है, डीह्यूमनाइजिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उसको ये एक्ट यहाँ पर पूरी तरीके से बैन करता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो व्हाट आर दी स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रोटेक्ट ख़त्म करने के लिए। तो देखिए पहला तो मैंने आपको बताया द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज द मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020। ये 2020 का बिल प्रपोज करता है कि कंप्लीट जो सीवर्स को साफ़ करने, क्लीनिंग करने के लिए वहाँ पर एक मशीन बेस्ड सिस्टम को लाना ज़रूरी है और जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको यहाँ पर ख़त्म करना होगा। साथ ही अमेंड करता है, प्रोहिबिशन करता है एम्प्लॉयमेंट को एज द मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2030। हालांकि अभी ये कैबिनेट के अप्रूवल का यहाँ पर वेट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज द बिल्डिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द इनसैनिटरी लैट्रिन एक्ट्स 2030। ये आउटलॉ करता है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ द अनसैनिटरी टॉयलेट एंड the hiring of anybody for their manual scavenging as well as of the hazardous cleaning of sewers and the septic tanks।
It also provides a constitutional responsibility to provide alternative jobs and other assistives to the manual scavengers community, ताकि इनको अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पर काम किए जा सके। इसी के साथ आप देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट विच इज़ दी सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स। वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट डे की हम जब बात करते हैं तो 19 नवंबर 2020 में बेसिकली इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऐसे इस चैलेंज को ताकि जितनी भी जो स्टेट हैं वो सीवर क्लीनिंग के लिए मैकेनाइज्ड एक फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल करें। हालांकि अगर किसी भी तरीके का ह्यूमन यहाँ पर इन्वॉल्व होगा तो वो केस यहाँ पर माना नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज़ दी स्वच्छता अभियान ऐप। इसको डेडिकेट किया गया है, डेवलप किया गया है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके, जियो टैग किया जा सके ऐसे डेटा को जहाँ पर इनसैनिटरी लैट्रिन्स हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स की कंडीशन है। इसी के साथ नमस्ते स्कीम जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आई हैव रिटन इट हियर। इसको लॉन्च किया गया था 2022 में बाय दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये है। इसका अगर हम काम की बात करें तो इसे लॉन्च करने के पीछे जॉइंटली हमें दो मिनिस्ट्री देखने मिलेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड द एम्पावरमेंट। ये एम करता है ताकि इरेडिकेट किया जा सके अनसेफ सीवर को, सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस को। ठीक है, इसके ऑब्जेक्ट क्या है देखिए। सबसे पहले ये ज़ीरो फैटेलिटीज़ की बात करता है सैनिटेशन वर्क के इंडिया में। ये बात करता है कि जितने भी सैनिटेशन वर्क हैं इसको परफॉर्म्ड किया जाए स्किल वर्कर्स के द्वारा। नो सैनिटेशन वर्कर्स कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ह्यूमन फीकल मैटर। सैनिटेशन वर्कर्स को यहाँ पर कलेक्टिवली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का पार्ट बनाया जा सके और इनको एम्पावर किया जा सके और एक तरीके का सैनिटेशन एंटरप्राइज को बनाकर इनको यहाँ पर अपलिफ्ट किया जा सके। साथ ही जो अवेयरनेस है लोगों में सैनिटेशन सर्विसेज को लेकर उसको यहाँ पर प्रमोट करने की बात भी की जा रही है। अब एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है। देखिए चैलेंजेस हैं, सोशल स्टिग्मा है लोगों में लेकर इस सारी चीज़ों को लेकर। दूसरा अवेयरनेस की कमी देखने मिल जाती है। स्कीम्स बहुत सारी बन जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कम होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है कि सैनिटेशन के लिए काम किया जा सके। जो रिहैबिलिटेशन मेजर्स हैं वो बहुत कम है, रिजल्टेड इनटू फोर्सफुली इनको आके वही काम करना पड़ता है जो ये सालों से या सदियों से करते आ रही हैं। इसीलिए 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि वो बहुत सारे मेजर्स ले जिसमें वन टाइम कैश असिस्टेंस दिया जा सके ऐसे लोगों को जो मैनुअल स्कैवेंजिंग में इन्वॉल्व हैं। हाउसेज यहाँ पर दिए जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके ताकि स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ये ले सके। वहीं पर कंसेशनल लोन्स यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है ताकि एक ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन में ये जा सके। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेटेड समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अनफेज्ड बाय द सैंक्शन, ईरान ने अनवील कर दिया है नया हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि कवर करेगा 1400 किलोमीटर को। ठीक है, देखिए ईरान ने क्लेम किया है कि उसने क्रिएट किया है एक हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो लगभग 15 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ द साउंड यहाँ पर चल सकता है। ये जो न्यू मिसाइल है इसका नाम है फतह, और फतह जिसका मतलब होता है कॉन्करर। दैट्स इट, इतना ही आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसे फाइनली ईरान ने यहाँ पर क्या कर दिया है, अनवील कर दिया है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, आप याद रखेंगे फतह हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको अनवील किसने किया है, ईरान ने यहाँ पर अनवील किया है। दैट्स इट, दिस ऑल यू नीड टू बी रिमेंबर अबाउट। ओके, सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.